बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 8 का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। एक्चुअली हमने बेटा बात ये करनी है कि जो न्यूट्रिएंट्स इंसानों को चाहिए थे, याद आया ना, वो न्यूट्रिएंट्स हमने कहा था कि वो डायरेक्टली तो हमें नहीं मिलते इन्वायरमेंट से, यानी हमें डायरेक्टली अमाइनो एसिड्स नहीं मिलते, कम मिलते हैं, या हम आर्टिफिशियली बने हुए। अब तेरी ये वाली आवाज़ आई ना तो तेरी हालत बहुत बुरी हो सकती है, ठीक है। तो जो तुझे पता है कि कौन सी आवाज़ है, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है कि हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, न्यूट्रिएंट्स जो अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं दे आर रिक्वायर्ड बाय अस बट दे कैन नॉट बी फाउंड नेचुरली इन आवर फूड। सही है। और दूसरी बात यह है कि बेटा इसी तरह ग्लूकोज हमें चाहिए होता है, तो हम जो खुराक खाते हैं उसमें डायरेक्टली सारा ग्लूकोज नहीं होता, बट देयर आर सम अदर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड जिनको डाइजेस्ट करना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, और वो जब उनको डाइजेस्ट करता है तो हमें ये न्यूट्रिएंट्स यानी अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ब्ला ब्ला ब्ला, ये हमें सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन आवर फूड। तो इसका मतलब ये है कि हम जो खुराक खाएंगे उस खुराक को जब तोड़ा जाएगा तो उससे न्यूट्रिएंट्स हासिल होंगे जिनको हमारी बॉडी के सेल्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है हमजा। तो अब हम बात करें कि ऐसा कौन से जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो फूड है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है बेटा दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स, बड़े इंपॉर्टेंट है। हम जब भी कोई कंपोनेंट पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, देखेंगे कि ये कंपोनेंट क्या करता है, ये बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, और ये कहाँ कहाँ से हासिल किया जा सकता है। यही पढ़ना चाहिए ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि ये कंपोनेंट है क्या, ठीक है। और इसकी केमिकल स्ट्रक्चर हमें ज़रूरत अभी नहीं है बेटा, केमिकल कंपोजिशन की और उसकी स्ट्रक्चर की ज़रूरत वो आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में बायो में ही, सही है। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, और इनका केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल फार्मूलाज क्या है। तो सिर्फ यहाँ पे तो ग्लूकोज का फार्मूला तो आप सबको आता ही है। तो वो जो चीज़ है कि ये अब हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स करते क्या हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या हम कहेंगे मोस्ट रेडीली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बेटा जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी तो वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करेगी। इसका मतलब ये है, इनको हम शुगर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शुगर्स, यानी वो चीज़ें जो कार्ब्स हैं। अच्छा, अब अगर मैं एक बात बताऊं तो जो हम दिन में जितनी कैलोरीज इस्तेमाल करते हैं, मतलब फ़र्ज़ किया एक बंदा 1000, एक खातून है आमतौर पे 1000 कैलोरीज इस्तेमाल करती है, मर्द जो है वो 1500 के करीब, अगर वो थोड़ा बहुत काम भी करते हैं। तो 1000 कैलोरीज अगर कोई इस्तेमाल करता है उसका 2/3 कितना होगा, उसके 3 हिस्से करें तो 66% ये 660 कैलोरीज वो डायरेक्टली कहाँ से लेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, सही है। तो इसका मतलब है ये क्योंकि जब भी बॉडी को 2/3 ऑफ द डेली एनर्जी यूज्ड, वो जितनी एनर्जी यूज्ड होती है दैट कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। इस बात की समझ आ गई? तो ये वो बात है कि ये बॉडी को क्या देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और भी बात है बेटा, वो क्या करते हैं कि दे प्रोवाइड कार्बन, ठीक है। दे आर द कार्बन सोर्स सम टाइम, नॉट ऑल द टाइम, क्योंकि प्रोटीन्स भी उसमें इन्वॉल्व। खैर इसको छोड़ दो, किताब में ये बात नहीं लिखी हुई, तो हमें इतना बड़ा लंबा चौड़ा हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है, या जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड जो कार्बोहाइड्रेट है, वो आपको पता है कौन सा है? ग्लूकोज। आपको याद होगा कि अगर आपने ग्लूकोज को तोड़ के ही उससे क्या लिया जाता है? एनर्जी। लेकिन अगर आप किसी और चीज से एनर्जी लेना चाहते हैं, मसलन अभी मैं बताऊंगा कि लिपिड्स वगैरह से भी एनर्जी ली जा सकती है, तो उनको पहले कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उनसे एनर्जी ली जा सकेगी।
सही है। सो इसका मतलब है कि सबसे पहले बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है, देखें अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज के भी ज़खायर हैं, यानी कि ग्लाइकोजन की शक्ल में, यानी कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, और हमारी बॉडी में लिपिड्स यानी फैट्स भी मौजूद हैं, और हमारी बॉडी में प्रोटीन्स भी मौजूद हैं, मसल्स वगैरह, तो सबसे पहले हमारी बॉडी किस चीज़ को इस्तेमाल करेगी? कार्बोहाइड्रेट्स को। दूसरे नंबर पे लिपिड्स को। इसलिए ये कहते हैं ना, अभी कब जब वो कहते हैं जी आपने वेट लूज करना है, हाँ जी, तो आप जिम जाते हैं, हाँ जी ठीक है, तो साथ साथ आपने ना खाना ऐसा खाना है जिसमें आपने रोटियां कम करनी है और आपने लिपिड्स भी कम करने हैं। उसे क्या होता है कि यानी आपने ऑयल शॉयल वाली ज़्यादा फूड ज़्यादा नहीं खानी है, ये ना बिल्कुल ही ख़त्म नहीं करनी। कार्बोहाइड्रेट्स भी चावल वगैरह आपने कम खाने, बॉइल्ड वगैरह खा सकते हैं थोड़े बहुत, वो भी ज़्यादा नहीं खाने। क्यों? क्योंकि अब जब आप लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स तो वो तो आपकी एनर्जी बनाई जाते हैं, तो जो आपके अंदर फैट जमा हुई हुई है वो कौन तोड़ेगा, वो कैसे खत्म होगी? सही है। तो जब तक आप कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम नहीं करेंगे, साथ में एक्सरसाइज बढ़ाएंगे नहीं, यानी एक्सरसाइज बढ़ाने से क्या होता है, बॉडी को एनर्जी की जरूरत ज्यादा हो जाती है। जरूरत ज्यादा हो और आप खा कम रहे हो तो फिर अंदर वाला इस्तेमाल होता है, और उसमें भी सबसे पहले अंदर वाले कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होंगे, फिर लिपिड्स की बारी आएगी। इसलिए ये नहीं कि आप आज आपने खाना नहीं खाया और एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली और एक हफ्ते में आपका जो है वो वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया क्योंकि आपकी फैट कम होगी। क्योंकि जब तक बेटा पहले पूरी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट्स खत्म नहीं होंगे उसके बाद बारी आएगी लिपिड्स की, तब तक आपकी फैट्स को कुछ भी नहीं होगा, तो बंदा पतला पुतला नहीं होगा। तो आपको आइडिया हो गया बेटा। एक और बात भी है, वो एमसीक्यू आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कितनी एनर्जी होती है। नो वो है बेटा, इट्स अबाउट, देखिएगा 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ऐसे ही है कि सिर्फ कैलोरीज है। अगर जो सिर्फ कैलोरी CALORIES पूरा लिखा हो ना, अगर CAL सिर्फ लिखा हो तो वो एक अलग बात है। अगर C पूरा लिखा हो ना कैलोरीज, तो इसका मतलब होता है बेटा कि 1000, यानी K के साथ मल्टीप्लाई करके 1K के। समझ रहे हैं ना बात को? यानी अगर 4 किलो कैलोरी लिखा हुआ है तो ये 4 कैलोरीज के बराबर है। CALORIES पूरा लिखा हो, अगर सिर्फ CAL लिखा हो फिर नहीं। समझ आ गई बात की? तो आपको जो हमारी डाइट के अंदर डेली बताते हैं ना आपको 1500 कैलोरीज चाहिए, तो वो बेसिकली 1500 मल्टीप्लाइड बाय 1000 कैलोरीज चाहिए होती है। वो यूनिट बहुत छोटा है कैलोरीज का, जाउल को कितने से मल्टीप्लाई करें तो वो कैलोरी एक बनती है। ठीक है जी। तो आपको समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया कि ये अच्छा। अब आते हैं कि ग्लूकोज के सोर्सेज क्या क्या हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज के सोर्सेज बेटा आप देखें तो डेट्स यानी कि खजूरें हैं, ग्लूकोज का बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। अंगूर, ठीक है, ग्रेप्स, इसी तरह ब्रेड यानी रोटी शरीफ, उसमें ग्लूकोज नहीं होता, वो उसमें स्टार्च होती है। क्या होता है बेटा? चावलों में भी, मुंह पानी आ रहा है तो चावलों में भी स्टार्च होती है और ग्लूकोज रोटी में भी स्टार्च होती है। पर फिर वो उसको हाँ, जब आपको याद है अभी हमें पढ़ाऊंगा, अभी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ाया, तो मुंह के अंदर एक एंजाइम होता है, इसी तरह इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़ के उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है। स्टार्च खुद भी एक कार्बोहाइड्रेट है लेकिन बहुत बड़े वाले साइज का। ये आप आगे पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, ये पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड से मुराद इसमें बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं तो अलग-अलग ग्लूकोज हो जाते हैं। समझ आ गई बात की? नहीं समझ आई? तो इसके अलावा बेटा ग्लूकोज, ये तो आपको मैंने कुछ एग्जांपल दे दी, ठीक है, राइस, ठीक है। अब आते हैं कि कुछ एग्जांपल्स कार्बोहाइड्रेट्स की ग्लूकोज के अलावा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बेटा नंबर 1 इज ग्लूकोज ही कह देते हैं। दूसरी होती है गैलेक्टोज। ये बेटा जो है मिल्क के अंदर एक शुगर होती है लैक्टोज। क्या? वो बनी होती है ग्लूकोज की प्लस ग्लैक्टोज की। समझ रहे हैं बात को? सही है। इसी तरह एक और शुगर है, उसका नाम है माल्टोज। क्या? ये बेटा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसी तरह बेटा एक शुगर होती है, उसका नाम है सुक्रोज। ये चीनी को कहते हैं ना, C12H22O11, ठीक है। तो ये बनी होती है ग्लूकोज की प्लस फ्रुक्टोज की, ठीक है। ये जो फ्रुक्टोज है ये भी, इसका फार्मूला भी ग्लूकोज ही होता है लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसका फार्मूला भी C6H12O6 ही है, पर इसका स्ट्रक्चर, इसका जो रिंग है वो 5 कॉर्नर का है, वो आप पढ़ेंगे अभी नहीं, वो फर्स्ट ईयर में जाके।
तो ये आमतौर पे उसमें होती है जो आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं होते, या स्क्रीन का नाम सुना है? चीनी ना हो तो स्क्रीन, वो भी मीठी होती है ना, तो उसमें ये होती है। तो बेटा आपको लग गया पता कि ये कौन कौन सी शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, बॉडी को क्या देते हैं, उनमें कितनी एनर्जी होती है, और वो बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। देखिएगा इसमें कोई चीज़ रहती तो नहीं है। ग्लूकोज भी बता दिया, स्टार्चेज भी, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 4 किलो कैलोरीज भी बता दिया, सही है। उनके सोर्स मैंने कुछ कम सोर्सेज बताए हैं, आप बाकी सारे पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसमें से एमसीक्यू आ जाता है कि कौन सी जो अभी हमने प्रोटीन लेनी है, तो वो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ABCD में से किन में से आप ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना इस बात को कि प्रोटीन का सोर्स क्या हो सकता है? प्रोटीन का सोर्स एग्स हो सकते हैं, या गोश्त हो सकता है, मछली का गोश्त वगैरह, ठीक है ना। तो ये हम सारा कुछ पढ़ेंगे भी, सही है। अब आपको आइडिया हो गया कि अच्छा इसके ऊपर अगर नोट लिखना आ जाए, शॉर्ट भी नोट लिखना आ जाए, तो बेटा सबसे पहले आप ये लिखें, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स भी कहते हैं, आप समझे हाइड्रेटेड कार्बन्स, क्या कहते हैं बेटा? ये एक तरह से हो जाएगी इनकी डेफिनेशन, ये हो जाएगी उनकी इंपॉर्टेंस, ये हो जाएगी उनकी सोर्सेस, और ये हो जाएगी उनकी एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आपने इसको चलाना होता है। नेक्स्ट सेट क्या है? लिपिड्स। अब दूसरा जो बेटा यहां तक समझ आ गया ना, लिपिड्स की डेफिनेशन फिर से वही तरीका कार हम इख्तियार करेंगे। तो लिपिड्स कहते हैं बेटा ये ऐसे बेटा जिक्रिया समझ आ रही है आपको? मैं अभी सुनना है तुम दोनों से, पीछे वालों से, ठीक है? आपको समझ आ रही है? तो लिपिड्स क्या है? ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो दो चीजों के बने होते हैं। कौन कौन सी दो चीजें? दीज आर द कंपाउंड्स, डेफिनेशन क्या होगी? दीज आर द कंपाउंड मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। अच्छा इनकी स्ट्रक्चर भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको इतना बता देता हूं। फैटी एसिड उन ये खास किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ये वाला ग्रुप होता है, COOH ग्रुप, ठीक है? बस इतना याद रखें, किताब में नहीं लिखा। ग्लिसरॉल एक किस्म की अल्कोहल है, ठीक है? और इन दोनों को मिला के ये लिपिड्स बनते हैं, सही है। अब अगली बात ये आ गई कि लिपिड्स का हमारी बॉडी में रोल क्या है, भाई हमारी बॉडी को क्या फायदा देते हैं। तो सबसे पहला ये जो लिपिड्स की इंपॉर्टेंस है बेटा, ये जो है मेम्ब्रेन्स है, आपको पता है लिपिड बाइलेयर होती है ना, मेम्ब्रेन के अंदर एक लिपिड बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है ना। तो आप दे आर रिक्वायर्ड, यानी हम कहेंगे दे आर रिक्वायर्ड फॉर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, यानी मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए लिपिड्स जरूरी हैं। उसके अलावा बेटा ये डबल, अच्छा लिपिड्स पहले इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन एनर्जी स्टोर करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है। इवन जो रोटी आप एक्स्ट्रा खाते हैं ना, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स भी लिपिड्स में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, ठीक हो गया। तो जो है इसका मतलब यह है कि दे स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, देन कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम होती है लिपिड्स का, 1 ग्राम में इतनी एनर्जी होती है, डबल, इनसे भी डबल से भी ज्यादा। समझ आ गई बेटा बात की? उसके अलावा लिपिड्स का और रोल क्या है देखें। आपको एक बात का पता है कि फैट एक्ट एज इंसुलेटर, इस बात को पढ़ा है कभी? बेटा मोटे आदमी को सर्दी नहीं लगती है ना, क्योंकि उसकी स्किन के नीचे फैट की एक लेयर होती है, वो ना तो अंदर की हीट को बाहर जाने देती है, ना बाहर की ठंड को अंदर आने देती है। समझ आ गई? तो थोड़ी बहुत ठंड उसको लगती है, लेकिन उसको इंटरनली ठंड फील सिर्फ स्किन के ऊपर उसको ठंड लगती है, और इवन स्किन के अंदर भी उसकी वावा सारी फैट जमा हुई भी होती है, जो मोटा बंदा होता है। तो फैट वो ज्यादा लगती है। फैट एक्ट एज इंसुलेटर वो चीजें होती हैं जो हीट को पास या करंट को पास ना होने दे, सही है ना। तो अब उसके बाद क्या है बेटा कि ये ज्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं। इसका मतलब ये है कि और ये स्किन के नीचे अगर हो तो हम क्या कह सकते हैं कि ये थर्मो रेगुलेशन, ये आप पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है?
रेगुलेट करना, किस थर्मो मतलब टेम्परेचर, तो ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। समझ आ गई बात की? ये इनकी इंपॉर्टेंस है। सही है। अच्छा, इनकी दो टाइप्स होती हैं बेटा। एक होते हैं, हम कहते हैं अनसैचुरेटेड, या हम एक बात आपने देखनी है, ये जो फैटी एसिड्स है ना, फैट नहीं, लिपिड्स नहीं, फैटी एसिड्स, ये लिपिड्स का एक कंपोनेंट है। ये दो तरह के होते हैं बेटा। एक हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और दूसरों को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सही है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेशन का क्या मतलब होता है? ये चीज भर चुकी है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें मजीद गुंजाइश ना हो। हम कहेंगे यार ये जगह बड़ी सैचुरेटेड है, इस ऑलरेडी इतने लोग रहते हैं, या आप कैसे रह पाएंगे? ठीक है, मजीद गुंजाइश, एक बंदे की भी यहां गुंजाइश नहीं, समझ लो। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनमें मजीद कोई हाइड्रोजन ऐड करने की गुंजाइश ना हो। तो दे डू नॉट हैव डबल बॉन्ड, इनके अंदर डबल बॉन्ड्स नहीं होते। जब इनके अंदर डबल बॉन्ड्स नहीं होते तो, और ऐसे फैटी एसिड्स जिन लिपिड्स में होते हैं, ये मैं लिख देता हूं, द लिपिड्स विच कंटेन मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, समझ रहे हैं ना बेटा? ऐसे लिपिड्स जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा होते हैं, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बट रूम टेम्परेचर कहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड को, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप गौर करें तो देसी घी भी जमा होता है, मक्खन भी जमा होता है। मक्खन सॉलिड फॉर्म में होता है ना, लिक्विड तो नहीं होता ना। सही है। तो जो ये वो वाले, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं, और ये आमतौर पे एनिमल ओरिजिन से हासिल होते हैं। कहां से हासिल होते हैं बेटा? और इनको हम फैट्स कह देते हैं। समझ आई? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैट? तो आप कहेंगे दी लिपिड्स विच कंटेन मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड दे आर मोस्टली टेकन फ्रॉम एनिमल सोर्स एंड दे आर कॉल्ड एज फैट्स। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल बटर में 70% जो हम कहेंगे फैटी एसिड्स हैं वो सैचुरेटेड हैं, इसलिए ये सॉलिड है। बाकी 30% अनसैचुरेटेड भी हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हाँ जी, सवाल था कोई? हाँ, वो मैं अभी बताने लगा हूं यहां पे। ठीक है। अच्छा बेटा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब जिनमें डबल बॉन्ड होता है। दे कंटेन, ये नहीं, ये दे कंटेन अप टू 6 डबल बॉन्ड्स, यानी कि इनमें 6 तक डबल बॉन्ड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 तक डबल बॉन्ड होते हैं, यानी 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ऐसे लिपिड्स, वही वाली बात, द लिपिड्स विच कंटेन, ठीक है, मैं वही लिखने लगा हूं, लिपिड्स विच कंटेन मोर अनसैचुरेटेड, समझ रहे ना, फैटी एसिड्स आर liquid at room temperature. They are mostly taken from plant source and they are called as oils. सही है। फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन ऑयल जो वहां लिखा है उसमें 73% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, बाकी 27% जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनके कोई इतनी वुकत नहीं है। समझ गए? तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब भी समझ आ गया, और फैट्स एंड ऑयल्स का मतलब भी समझ आ गया, और लिपिड्स हमें देते क्या हैं वो भी मतलब समझ आ गया। ठीक है। अब आते हैं इनके सोर्सेज के ऊपर। तो इनके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं बेटा? चीज में लेकिन चीज में ज्यादातर प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लिपिड्स भी होते हैं। ऑयल, कुकिंग ऑयल, फिर मक्खन है, फिर बटर, फिर आइसक्रीम, फिर उसके अलावा जी ये अपना ऑयल्स, इसके अलावा ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनके अंदर भी जिस तरह वो जैतून का तेल है, या ये जो है बादाम का तेल है, या जो, समझ रहे हैं ना बात को?
तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनके अंदर भी ऑयल्स होते हैं, इवन कोकोनट के अंदर भी कोकोनट ऑयल होता है। सो दे आर द लिपिड्स। ये हमारी बॉडी में काम क्या करते हैं, ये बारी बारी बेटा इसमें कोई चीज रह तो नहीं गई। तो हाँ ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि सोर्सेज आप खुद लिख लेंगे ना, क्योंकि नीचे जगह नहीं थी। तो एक चीज है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना बेटा, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ये वाले जो लिपिड्स हैं ना, ये हम आमतौर पे हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और हमें हार्ट के मसले और खून की नालियां बंद होने के मसले वगैरह आते हैं। तो इसलिए ये हाई ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। ये ठीक समझ आए ना बात को। तो कितना टाइम रह गया है? चलो ठीक है बेटा, समझ रहे हैं ना बात को। ओके, खुदा हाफिज।